बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए स्पेक्ट्रा थ्रू विच वी कैन इंटरप्रेट द स्ट्रक्चर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल। तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मैटर के ऊपर डालते हैं तो उसका कुछ हिस्सा मैटर एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी जो वेवलेंथ है उसको ट्रांसमिट कर देता है। तो स्पेसिफिक वेवलेंथ जब वो एब्जॉर्ब करता है तो वो वेवलेंथ मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है डिफरेंट तरीके से, जिनको हम हर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में अलग अलग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, जब हम उनको उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखें तो उसमें कॉस्मिक रेज ये हाईएस्ट एनर्जी रेडिएशंस हैं, इनकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है और इनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। उसके बाद गामा रेज आती हैं, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और सबसे कम एनर्जी वाली रेडियो वेव्स आती हैं। अगर हम इस स्पेक्ट्रम को देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली जो रेडिएशंस हैं वो कॉस्मिक रेज हैं और सबसे कम जो एनर्जी वाली रेडिएशंस हैं वो रेडियो वेव्स हैं। अगर हम ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप देखें तो फ्रीक्वेंसी और जो एनर्जी है रेडिएशंस की, इनका डायरेक्ट रिलेशन है। डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के अंदर डिफरेंट जो ये रीजन्स हैं वो यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी देखें तो उसमें ये दो रीजन्स यूज़ होते हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये रीजन यूज़ होता है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं और एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये रेडिएशंस यूज़ होती हैं। अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप्स देखें तो बहुत सारी टाइप्स हैं। इनमें से कुछ टाइप्स हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसकी फर्दर टाइप्स हैं। एटॉमिक एमिशन, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, एटॉमिक फ्लोरेसेंस भी है, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड क्रिस्टलोग्राफी और भी डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे नाम से जाहिर है इसमें दो चीज़ें हैं, अल्ट्रावायलेट और विजिबल। अगर हम इनकी रीजन्स देखें तो इनके तीन रीजन्स हैं, वैक्यूम यूवी रीजन, क्वार्ट्ज रीजन और विजिबल। जो वैक्यूम यूवी रीजन है इसको फार यूवी भी कहते हैं और इसकी जो वेवलेंथ है वो 100 to 200 नैनोमीटर होती है। जो क्वार्ट्ज रीजन है इसकी वेवलेंथ 200 to 400 नैनोमीटर और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रीजन है इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और तीसरा है विजिबल रीजन, इसकी वेवलेंथ 400 to 800 नैनोमीटर होती है। ओके, अब हम देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब यूवी विजिबल रेज मैटर के ऊपर लगती हैं तो एक ख़ास वेवलेंथ मैटर एब्जॉर्ब करता है। तो फिर क्या होता है, व्हेन स्पेसिफिक वेवलेंथ इज एब्जॉर्ब्ड बाय द मैटर देन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अक्कर फ्रॉम लो एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू द हाई एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है तो यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है कि वो जो ट्रांजिशन है वो कौन सी ट्रांजिशंस हैं। क्या किसी एक ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन वो दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है? तो इसको समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट देयर आर प्रेजेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में अकर।
अब इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 1,3-ब्यूटाडाइईन। इसमें चारों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और इसका मतलब है कि हर कार्बन के ऊपर एक p ऑर्बिटल मौजूद है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच कहती है कि ये चारों p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और इनके ओवरलैपिंग के नतीजे में दो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं, दो एंटी बॉन्डिंग। अगर डिफरेंस देखें, इसमें सारी जो p ऑर्बिटल्स की लोब्स हैं वो एक फेज में हैं और इसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं है, जबकि इसके अपोजिट देखें कि जो हाईएस्ट एनर्जी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इसमें सारी जो लोब्स की फेजेस हैं या साइंस हैं वो अपोजिट हैं और इसमें 3 नोड्स हैं। तरतीब से देखें तो लोवेस्ट एनर्जी में कोई भी नोड मौजूद नहीं है और उससे ऊपर वाला जो एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें एक नोड मौजूद है और उससे ऊपर वाले में 2 और सबसे ऊपर वाले में 3 नोड्स मौजूद है। नोड्स का मतलब है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स वो रेजोनेट नहीं कर सकते या क्रॉस नहीं कर सकते। अब अगर हम इन p ऑर्बिटल्स को देखें तो इनके अंदर क्या मौजूद हैं, हर p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को लो एनर्जी ऑर्बिटल्स के अंदर क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है। तो चारों इलेक्ट्रॉन वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर प्लेस कर दिए जाते हैं। तो इसी वजह से हम इनको कहते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ऊपर वाले अगर ऑर्बिटल्स देखें वो एम्प्टी हैं। अब जब ये मॉलिक्यूल यूवी विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ जाएगा। अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनको फर्दर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है। अगर हम इसकी बॉन्डिंग देखें, इसमें सिग्मा बॉन्ड भी है, इसमें पाई बॉन्ड भी है और इसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। इसका मतलब है कि इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ये इस बात को साबित कर रहा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच के मुताबिक इसमें जो ये अगर आप देखें तो इस टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे। सिग्मा भी है, पाई भी है, नॉन बॉन्डिंग पाई स्टार और सिग्मा स्टार, इसके अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सिग्मा, पाई, non-bonding electrons are present in this molecule. When it absorbs UV visible region, different types of electronic transition are possible as shown above. अब हम देखते हैं कि कितनी किस्म की जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हैं वो UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पॉसिबल हैं और कौन कौन से जो कंपाउंड्स हैं ये ट्रांजिशन शो करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन शो करते हैं। डेफिनेटली जैसे सिग्मा लफ्ज़ जाहिर कर रहा है कि इसमें लाजमी तौर पे सिग्मा बॉन्ड या इसमें सिंगल बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड जो सैचुरेटेड हैं उनमें कोई लोन पेयर नहीं है, वो कंपाउंड्स क्या करते हैं, ये ट्रांजिशन शो करते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा जंप है, इसका मतलब है अगर हम एनर्जी की लाइन को देखें तो इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी इस तरीके से बढ़ रही है। इसका मतलब है कि ये जो ट्रांजिशन है इट रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब जाहिर सी बात है कि जितनी वेवलेंथ कम होगी उसके साथ उतनी ज़्यादा एनर्जी एसोसिएटेड होगी। अब ऐसे जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं वो वैक्यूम यूवी एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड एल्केन्स के अंदर जो इसकी यूजुअल एब्जॉर्बेंस है वो 135 है। तो चूंकि ये वैक्यूम रीजन में आता है तो लिहाजा इस किस्म की जो यूवी इंटरेक्शंस हैं ये लेस कॉमन होती हैं। अब कौन से कंपाउंड्स N2 सिग्मा स्टार शो करते हैं? ऐसे सैचुरेटेड कंपाउंड्स जिनमें लोन पेयर होता है, जैसे मैथनॉल और एमीन्स हो गए। अब ट्राई मिथाइल एमीन ये 227 नैनोमीटर के ऊपर एब्जॉर्बेंस शो करता है और इसके नतीजे में ये N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन शो करता है। अब तीसरे किस्म की जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो पाई टू पाई स्टार
अब ये कौन से कंपाउंड शो करते हैं? अनसैचुरेटेड, जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है लेकिन इनमें हेटेरो एटम्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल अल्कीन और अल्काइंस। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें 1,3-ब्यूटाडाइईन तो ये 217 नैनोमीटर के ऊपर एब्जॉर्बेंस शो करता है। अगर सिंपली अल्कीन को देखें तो उसकी एब्जॉर्प्शन इससे कम होती है। इसका मतलब है कॉन्जुगेशन वो यूवी की एब्जॉर्प्शन की वेवलेंथ को बढ़ा देता है, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। चौथी, ट्रांजिशन N टू पाई स्टार। ये कौन से कंपाउंड शो करते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स विद हेटेरो एटम, फॉर एग्जांपल कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अगर कार्बोनाइल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स इनकी कॉमन यूवी एब्जॉर्प्शन देखें तो वो 275 टू 295 नैनोमीटर पर एब्जॉर्ब करते हैं। सिग्मा और पाई इनको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और पाई स्टार और सिग्मा स्टार को कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।